अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हुरिया अख्तर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल अनीमिया, जिसमें से जो मैं प्रेजेंट करूंगी वो होगा पर्नीशियस अनीमिया। सबसे पहले पर्नीशियस अनीमिया क्या है? इसको बेसिकली मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहा जाता है, जो कि कोबैलामीन की डेफिशिएंसी से हो सकता है। और वो फर्दर कोबैलामीन की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी किस चीज से हो सकती है? वो हो सकता है कि लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हो। और क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर का काम ये है कि वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि विटामिन बी 12 को, कोबैलामीन को अपने साथ बाइंड करता है और उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसको एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है। वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर अगर ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हैं हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। या प्राइटल सेल्स जिन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करना है, अगर उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो उसकी वजह से पर्नीशियस अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा वेजिटेरियंस जो होते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एनिमल सोर्सेज से फूड नहीं लेते हैं, उनके अंदर भी ज्यादा चांसेस होते हैं पर्नीशियस अनीमिया के। सिम्टम्स में हमारे पास आ जाते हैं फटीग, पेलर, पैरास्थीसिया, इनकंटिनेंस, वेट लॉस, साइकोसिस, जनरल वीकनेस। और इसके अलावा और ये चीज आ सकती है कि अगर हमने इस डिजीज को ज्यादा लंबे अरसे के लिए ट्रीट नहीं किया, वो अनट्रीटेड ही रह गई है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाएंगी और फेटल अनीमिया की तरफ वो पेशेंट जा सकता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, नंबनेस हो जाएगी, न्यूरोपैथी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो है, हम सीबीसी करवा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग एमसीवी के लेवल्स चेक करेंगे, जो कि हमें पर्निशियस अनीमिया के केस के अंदर हाई मिलेंगे, हेमाटोक्रिट के लेवल्स लेस मिलेंगे, हीमोग्लोबिन के लेवल्स भी डिक्रीज मिलेंगे, और सीरम विटामिन बी 12 जो है उसके लेवल्स भी बिल्कुल लो मिलेंगे। अगर 200 से कम है तो इट्स मीन कि वो पेशेंट डेफिशिएंट है। इसके अलावा इन सब लैब टेस्ट को कंफर्म करने के बाद के पेशेंट में डेफिशिएंसी है, हम फर्दर आगे टेस्ट करवाएंगे, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज के टेस्ट होंगे या एबीजीज के टेस्ट होंगे, कंफर्म करने के लिए कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी तो नहीं है। इसके अलावा इसका मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास ये चीज हो सकती है कि या तो हम उस पेशेंट को आईएम इंजेक्शन देंगे विटामिन बी 12 का 100 माइक्रोग्राम का, या इसके अलावा हम लोग सबलिंगुअल और इंट्रानेजल की ऑप्शंस भी होती हैं। और इसके अलावा ज्यादातर जो ट्रेंड है वो पेशेंट्स में ओरल विटामिन बी सप्लीमेंट्स लेने का, बी 12 के सप्लीमेंट्स लेने का ट्रेंड ज्यादा है। और इससे आप लोग जो पेशेंट है पर्नीशियस अनीमिया के, वो अपनी डेफिशिएंसी से रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum. My name is Urbanim and I'm going to tell you about the macronutrients and micronutrients distribution of pernicious anemia. If we talk about macronutrients, then we can say that high protein diet it is recommended for the pernicious anemia patient, and protein should be 1.5 gram per kg of body weight, which is desirable for liver function and for blood regulation. Low fat foods they are also recommended, and in micronutrients, minerals and vitamins they are recommended, and folic acid, which is the vitamin B9, and vitamin B 12, which is cobalamin, these are also important in pernicious anemia. For those individuals which are taking metformin as a treatment for the diabetes, in those patients, 10 to 30% have reduced the vitamin B 12 absorption. So that means the metformin, it reduced the vitamin B 12 absorption to 10 to 30%. Metformin negatively affects the calcium-dependent membrane and the B 12 intrinsic factor complex by decreasing the absorbability by the ileal cell surface receptors. And increased intake of calcium reverses the vitamin B 12 malabsorption. The dietary guidelines for Americans recommend that people older than age 50, they should consume vitamin B 12 in its crystalline form, means in fortified cereals or supplements, to overcome the effects of atrophic gastritis. The dietary recommended intake the dietary reference intake for B 12 are recommended dietary allowance and are summarized on the inside front cover. The RDA for adult men and women is 2.4 microgram daily. If we then diet therapy of pernicious anemia. If we talk about the diet therapy, so AIP means autoimmune diet protocol is recommended or given to the pernicious anemia patient. The autoimmune diet protocol, it helps to get rid of irritants and major offenders to gut health. It is designed to soothe the immune system and reduce the inflammation and help body embark on path of healing. This dietary plan only supplements B 12 treatment. Thank you. Assalamualaikum. My name is Aruj and I'm going to tell you about the recommended and not recommended foods in pernicious anemia.
The animal sources of the recommended foods include protein-rich foods like meat, poultry, and fish, especially the salmon, trout, sardines, tuna, eggs and dairy products such as milk, yogurt, and cheese. And plant sources include wheat germ, whole grain bread and cereals, dried peas and beans, green leafy vegetables, broccoli, and all these. There are also some foods that are fortified with vitamin B12, and it includes breakfast cereals, margarines and spreads, nutritional yeast, tofu, and fruit juices. Then we move towards the foods that are not recommended in pernicious anemia. It includes the folic acid fortified foods because folic acid in some studies reduces the vitamin B12 level and causes its deficiency and also affects its absorption. So, folic acid fortified foods and supplements are not recommended for the pernicious anemia patient. In an older study, moderate consumption of alcohol reduces the vitamin B12 level to 5%. So, alcohol can also cause the vitamin B12 deficiency and leads to pernicious anemia. Foods with insufficient vitamin B12 are also not recommended for this patient because the main purpose is to restore its level in the body. Then we move toward the supplements and herbal remedy. There are some supplements that are available in Pakistan to treat pernicious anemia. It includes vitamin B12 by Nutrifactor, Bevidox, methylcobalamin by Carbamide Forte, and there are also some nasal sprays that are used to treat vitamin B12 deficiency, and it includes Nescobal and Calomist. Then we move toward the herbal treatment. There are some herbal mix consist of concentrated herbal extracts of kelp, ginseng, nettle, rosehip, rue, yarrow, and all these. 20 drops of this herbal extract in 1 glass of water 3 times per day improves the spleen and bone marrow function to produce healthier red blood cells to carry more oxygen to the blood cells of the body. Thank you. Assalamualaikum. My name is Aksa Wahid. Now I'm going to represent some recipes and menu plan about pernicious anemia. We all know pernicious anemia विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. वो पेशेंट जो वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं, जिनका एनिमल प्रोटीन का कंज्यूम बहुत कम होता है, वो लोग जो अगर उनमें जो है विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से पernicious anemia हो सकता है. ये कुछ रेसिपीज है जिनके इनटेक की वजह से जिन लोगों में विटामिन बी की पर्निशियस की डेफिशिएंसी होती है, उनमें जो है विटामिन बी की डेफिशिएंसी जो है वो क्योर हो सकती है. जैसे हम बनाना शेक की बात करें तो इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो बनाना हम 2 क्वांटिटी में लेते हैं, मिल्क जो है 1 कप में लेते हैं. वी ऑल नो कि बनाना में जो है हाई अमाउंट ऑफ विटामिन बी6 और विटामिन बी12 प्रेजेंट होते हैं. उसके साथ साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम भी जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं. अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है वो ग्रेट सोर्स होता है विटामिन बी12 का ना. अगर दूसरी रेसिपी की बात करें तो मैं फ्रोस्टेड ऑरेंज योगर्ट स्मूथी जो हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिसकी वजह से विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी जो है उनमें ठीक हो सकती है. इनकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उसमें ऑरेंज जूस हम हाफ कप दे सकते हैं, पाइनएप्पल चंक्स हाफ कप दे सकते हैं और लो फैट विनिगर योगर्ट भी हम पेशेंट को 1 कप दे सकते हैं. जैसे हम जानते हैं कि ऑरेंज जो है विटामिन सी का एक रिच सोर्स होता है जो आयरन के अब्जॉर्प्शन में जो है रोल प्ले करता है. उसके साथ साथ योगर्ट भी जो है विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी को जो है पूरा कर सकता है, क्योंकि ये आयरन के अब्जॉर्प्शन में बेटर रोल प्ले करता है. अगर हम मेन्यू प्लान की बात करें, वो पेशेंट जिनमें विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी जो प्रेजेंट होती है, अगर हम ये वो अगर पेशेंट जो है वो इस डाइट प्लान को फॉलो करे जो तो उनमें विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी जो है वो क्योर हो सकती है. अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो 45 सीरियल्स विद 1 कप स्किम मिल्क जो है वो उसका इंटेक कर सकता है विद 1 बनाना एंड 1 बॉइल्ड एग. स्नैक में 1 मीडियम एप्पल ले सकता है बिकॉज विटामिन बी जो है वो एप्पल में भी जो है विटामिन बी12 जो है जिस सोर्स पे प्रेजेंट होता है. लंच में अगर हम बात करें तो 1 कप बॉइल्ड राइस, 1 कप कुक स्पिनिच और 2 ऑन्स जो है कुक बीफ जो है ले सकता है, क्योंकि उसमें भी जो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी जो है इससे पेशेंट में क्योर हो सकती है. स्नैक की बात करें तो 2/3 कप योगर्ट वो ले सकता है और हाफ कप स्ट्रॉबेरीज का इंटेक कर सकता है स्नैक्स के अंदर. डिनर में पेशेंट जो है 1 कप हाफ 6 इंच की जो है 1 चपाती ले सकता है. उसके साथ साथ ग्रिल चिकन ले सकता है. उसका स्टीम वेजिटेबल्स भी जो है उसका इंटेक कर सकता है. इसके बाद उसके विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी जो इसमें ठीक हो सकती है. उसके साथ साथ स्नैक्स में 1 कप स्किम मिल्क का भी इंटेक कर सकता है. अगर अपने पेशेंट जो है अपनी डाइट प्लान के अंदर विटामिन बी12 के सोर्सेज का इंटेक हाई अमाउंट में करना शुरू कर दे तो उसमें विटामिन बी12 डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है. इसके पेशेंट जो है पर्निशियस एनीमिया से भी जो है वो क्योर हो सकता है. थैंक यू. Assalamualaikum. My name is Areed Sadakat. Now I will further explain nutrition education in pernicious anemia. सबसे पहले हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि उसने वेरिड डाइट खानी है. उसने सिर्फ अगर वो वेगन है या वेजिटेरियन है तो वेरिड डाइट खाए, ऐसी चीजें खाए
जो विटामिन B12 रिच है, और उसको हमने ये लाजमी कहना है कि डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया है उसको फॉलो अप लाजमी करे, वो सप्लीमेंट्स वगैरह लाजमी ले। अल्कोहल नहीं पीनी है, क्योंकि अल्कोहल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, वो एब्जॉर्बेंस को जो है प्रिवेंट करता है। उसके बाद एक गुड मेडिकल अपना कीप अप भी रखना है, क्योंकि फॉलो अप इज द बेस्ट की। उसके बाद हमने पेशेंट को यही एडवाइस करना है कि ऐसे फूड्स लें जो कि रिच है विटामिन B12 में। वो कौन कौन से है? बीफ लिवर, चिकन, fish, shellfish, fortified breakfast cereals with vitamin B12, low fat milk, yogurt, cheese and eggs. उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे फिजिकल थेरेपी या फिजिकल एक्टिविटी, क्या विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाले कर सकते हैं या नहीं। नहीं, विटामिन B12 की जिनको डेफिशिएंसी है वो फिजिकल थेरेपी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फिजिकल थेरेपी करेंगे आपका सीरम विटामिन B12 कम हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको फटीग होगी और आप बहुत बैड सिनेरियोज होंगे, वन आप अपने आप को इंजर भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक आपकी विटामिन B12 की प्रॉपर सप्लीमेंट्स आपको रिकवर ना करें, या आप काफी हद तक रिकवर ना हो जाए, तब तक आप नहीं करेंगे। और जब आप रिकवर हो जाएंगे या आप सही सप्लीमेंट ले रहे होंगे, तो तब हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जब थोड़ी रह जाए, उसके साथ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर हमें मॉडरेट एक्सरसाइज, उसमें भी हमने एक्यूट एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।